आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा उनकी संख्या पर क्या प्रभाव होगा या क्या प्रभाव पड़ेगा कि यदि हम प्रकाश विद्युत के प्रभाव के अंतर्गत उस प्रयोग में जो लक्ष्य धातु होती है, जो जिसे ऊर्जा दी जाती है, उसको ही यदि बदल दिया जाए, तब हम किसी लक्ष्य धातु के लिए उसकी ऊर्जा को किस प्रकार से प्रेषित करते हैं। इसके लिए हमने धातु प्लेट ले रखी है, धातु प्लेट जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। तब हमने एक धातु लिया, धातु प्लेट। अब धातु प्लेट में प्रकाश की ऊर्जा को इस प्रकार से आपतन यदि होता है, तब प्रकाश की एक निश्चित मात्रा जब इस धातु पर पड़ती है, तब धातु प्लेटों के द्वारा ऊर्जा के अवशोषण द्वारा इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान आवागमन होने लगता है। जहां यदि हमें प्रकाश दिया हुआ है, प्रकाश के लिए उसकी ऊर्जा को हम किस प्रकार देखें, ऊर्जा को यदि प्रकाश को छोटे छोटे बंडलों ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में बांट दिया जाए, तब हम उसे कहते हैं फोटोन। यह फोटोन होते हैं जो धातु की प्लेट पर आपतित होते हैं और ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। ऊर्जा को हम किस प्रकार से लिखें, उसकी आवृत्ति के अनुसार h न्यू से हम प्रदर्शित करते हैं, या इसे हम ऊर्जा को E बराबर उसके उस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से भी स्पष्ट कर सकते हैं। हमारे पास दो ऊर्जा के समीकरण हैं। यह प्रकाश पूर्ण रूप से ऊर्जा किसी धातु प्लेट को देती है। इसके पश्चात क्या होता है, इस ऊर्जा की कुछ मात्रा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उसे अवशोषित करते हैं और वहां से ऊर्जा प्राप्त करके ये इलेक्ट्रॉन सतह पर आने लगते हैं। इस प्रकार ऊर्जा पाकर के, एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा पाकर के इलेक्ट्रॉनों का सतह पर आना किस प्रकार की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, यह मात्रा जो है प्रकाश की एक निश्चित आवृत्ति पर निर्भर करता है, जिस आवृत्ति को हम न्यू नॉट से प्रेषित करते हैं और इसे कहा जाता है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति के अंतर्गत जो ऊर्जा इसे प्राप्त होती है किसी धातु को, उस ऊर्जा प्राप्त को हम क्या लिखें, h न्यू नॉट। यह ऊर्जा है देहली ऊर्जा के रूप में। इस न्यूनतम आवृत्ति से नीचे की आवृत्ति पर ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं हो पाता, इसलिए इसे देहली आवृत्ति या वह न्यूनतम आवृत्ति कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो पाए। अब जो ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है h न्यू नॉट के रूप में, उसे हम प्रेषित करते हैं कार्यफलन से, किसी धातु के कार्यफलन से, अर्थात उसके लिए प्राप्त एक न्यूनतम ऊर्जा जिससे कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन उसमें से होने लगे। अब कार्यफलन से ऊर्जा तो उन्होंने प्राप्त कर ली, और जो बची ऊर्जा है, बची ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो बची ऊर्जा है उससे भी वह ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने स्थान से उठकर एक निश्चित वेग से, उस वेग को हम अधिकतम वेग कह सकते हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान गति करने लगते हैं निश्चित वेग से। निश्चित वेग को हमने अधिकतम वेग के रूप में व्यक्त किया। अब वह ऊर्जा जो बची होती है, जो हम उसे किस प्रकार निरूपित करते हैं, जहां पर कुल ऊर्जा जो हमें प्राप्त हुई थी, कुल ऊर्जा किसी प्रकाश से, उसे किससे व्यक्त किया गया था, E बराबर h न्यू से। अब इस ऊर्जा का किस प्रकार से रूपांतरण हो रहा है, पहले तो उस वस्तु के लिए, उस धातु के लिए कार्यफलन के रूप में। कार्यफलन प्राप्त करने के पश्चात जो बची ऊर्जा है उससे उसी धातु के इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा प्राप्त करके, अर्थात 1:2 mv मैक्सिमम हम इसे लिखें, प्राप्त करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगती है। यही समीकरण बताता है आइंस्टीन के समीकरण को। अब हमें प्रश्न में यह पूछा गया है कि कुल ऊर्जा का मान तो नियत होता है, परंतु यदि कौन सी स्थिति, पहला यदि लक्ष्य धातु को बदल दिया जाए, लक्ष्य धातु को बदल दिया जाए। लक्ष्य धातु किस प्रकार निरूपित करती है, लक्ष्य धातु बताती है कि धातुओं के प्रकार अलग अलग हों तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, अर्थात उसके कार्यफलन से संबंधित कार्यफलन, जिसे फाई नॉट से ही हमने प्रदर्शित कर रखा हुआ है। अब इसे पहला समीकरण यदि दे देते हैं तो आइंस्टीन के समीकरण को यह प्रतिपादित करता है, जहां कुल ऊर्जा के रूप में हमने E कुल के रूप में इसे लिख देते हैं। यह निर्भर करता है उस धातु के कार्यफलन और उसमें गतिज ऊर्जा जिसे mv मैक्स के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, इस समीकरण से है। अब आगे तुलना करेंगे। अब हम इसके लिए दो स्थितियां बना लेते हैं कि यदि लक्ष्य धातु, पहले तो कार्यफलन हम फाई नॉट से प्रदर्शित कर रखे हैं। अब यदि एक स्थिति लाते हैं कि एक लक्ष्य धातु हमने बदल लिया, उस लक्ष्य धातु को का कार्यफलन फाई डैश है, फाई डैश जिसका मान प्रारंभिक फाई डैश से, अर्थात पहले की धातु से उसका मान अधिक है। कार्यफलन का मान अधिक होने से, चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं, इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 2 से देख रहे हैं कि ऊर्जा कुल रूप से जो होती है वो तो नियत होती है, उसके मान में परिवर्तन हम नहीं कर सकते। अब मान में परिवर्तन कुछ इस प्रकार किया जाएगा कि कुल ऊर्जा नियत होने पर
यदि हमें कार्यफलन का मान यहाँ पर बढ़ जाता है, अर्थात फाई नॉट डैश का मान यदि बढ़ जाए, तब हमें ऊर्जा के मान को नियत रखने के लिए 1:2 mv मैक्स वर्ग का जो मान है उसे हमें कम रखना होगा, अर्थात वो खुद से ही उसके मान, कार्यफलन के मान बढ़ने से इसके मान में कमी आएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि लक्ष्य धातु में कार्यफलन का मान बढ़ता है तब उसके लिए गतिज ऊर्जा का मान उस स्थिति पर, उसी नियत स्थिति के लिए गतिज ऊर्जा का मान क्रमशः कम हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरी स्थिति भी देख लेते हैं कि दूसरी स्थिति पर यदि कार्यफलन का मान, जो एक नया धातु हमने यदि लिया हुआ है उसका कार्यफलन प्रारंभिक धातु के कार्यफलन से यदि कम है, तब कुल ऊर्जा का मान, जो कि समीकरण 2 से हम देख रहे हैं, वो तो नियत रहने वाला है। कार्यफलन का मान जिसे फाई नॉट डैश से हमने प्रदर्शित कर रखा है, जिसका मान अब की स्थिति पर कम है, तब हमें संतुलन की स्थिति के लिए 1:2 mv मैक्स वर्ग, अर्थात उस इलेक्ट्रॉनों के लिए गतिज ऊर्जा के मान को बढ़ाना होगा या उनके मान क्रमशः बढ़ जाएंगे। अर्थात हम देख रहे हैं कि कार्यफलन के मान कम होने से गतिज ऊर्जा का मान क्रमशः बढ़ जा रहा है। यही स्थितियां पूछी गई हैं प्रश्न में। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।